हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि एकदम मस्त और टकाटक होंगे, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का वातावरण ही इन दिनों कुछ ऐसा है कि पूरे दिन आंधी चल रही है। आंधी की वजह से धूल तो आ रही है, लेकिन थोड़ी जो गर्मी है उसमें तापमान में कमी दर्ज की गई है। तो एकदम अच्छा माहौल भी है और ऊपर बादल छाए रहते हैं। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसी पंखे के नीचे बैठकर बिना कूलर की सहायता से जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो बेहद अनुकूल वातावरण है। बस आप पढ़ाई से जुड़े रहिए, आप शब्दवाणी क्लासेस से जुड़े रहिए और लगातार अपनी जो तैयारी है उसको परफेक्ट बनाते रहिए। चर्चा कर रहे थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने जो 14 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण मतलब जो क्वेश्चन अपन लाते हैं वो बस महत्वपूर्ण ही होते हैं। जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वो शब्द महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक शब्द पर गौर करते चलिए, प्रत्येक शब्द को पकड़ते चलिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी निकल सकता है। मेन चीज क्या है? शब्द। और अपनी क्लासेस का नाम क्या है? शब्दवाणी। शब्दवाणी मतलब आप शब्द है, उस शब्द पर गौर करिए। मैं जो प्रत्येक वर्ड बोल रहा हूं उस पर गौर करिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। उठेगा सिर्फ अपनी स्क्रीन से ही। मैं जो पढ़ाता हूं, अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी स्क्रीन से आने वाला है, बाहर से नहीं आने वाला है। मैं जो प्रश्न पढ़ाता हूं या उसके बाद में अपन जो विश्लेषण करते हैं उससे पूछा जाएगा। तो शब्दवाणी क्लासेस की करंट अफेयर्स की क्लास में से पूछा जाएगा। तो चलते हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की तरफ। अब पहला क्वेश्चन आज का अच्छा क्वेश्चन है काफी, कि हाल ही में कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल में कितने सदस्य थे? हाल ही में अपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इनको बधाई दी है कि जो कोलंबिया में जो एक नाम है, ये अपने अगर जयपुर जोधपुर होता तो आराम से बोल देते, नाम भी काफी बड़ा है। बुकारामगा, बुकारामगा है। वहां पर 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन हो रहा था 2026 में। मतलब ये भौतिकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो, अगर बात करूं तो ये विशेष तौर पर जो अपनी 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए ये एक विशेष प्रकार की प्रतियोगिता है। उनके लिए विशेष प्रकार की प्रतियोगिता है। उसमें हाल ही में जो भारतीय दल है उसने स्वर्ण पदक जीता। आपको बताना है कि जो भारतीय दल था उसमें कितने सदस्य थे? 3, 5, 10, 2। तो सर्वप्रथम बात की कि 2 सदस्यों को भेजते हैं, फिर कहा नहीं यार 2 नहीं 3। तो किसी ने कहा अरे 3 तो 13 होते हैं। फिर किसी ने कहा 4 भेजते हैं, अरे नहीं रे 4 तो पशुओं की टांग होती है। तो कितने? अपने 5 भेज देते हैं। तो कितने सदस्य है? 5। 5 सदस्य है। 5 को अपन मानते हैं परमेश्वर, और ये 5 परमेश्वर रूपी जो सदस्य है वो अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए क्या जीत कर आए हैं? स्वर्ण पदक जीत के आए हैं। मैं इन 5 का आपको दर्शन भी कराऊंगा। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि ये क्या है। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल में कौन थे? एक कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को बधाई दी है। किसने? श्री नरेंद्र मोदी ने। भौतिकी ओलंपियाड स्कूली छात्रों के लिए एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसमें विद्यार्थियों को कई चरण में से गुजरने के बाद में फिर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और वहां पर उन्हें पदक प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रतिभाशाली छात्र है उसमें भौतिकी मतलब फिजिक्स में तार्किक सोच, समस्या समाधान कौशल और प्रायोगिक समझ को परखना है। इसमें भाग लेने के लिए छात्रों को कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और फिर वो अंत में जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन करते हैं। तो याद रखना, 5 सदस्यीय भारतीय दल था और वो क्या जीत कर आया है? स्वर्ण पदक जीत कर आया है। देख सकते हैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जुलाई 4 से 12 2026 में कोलंबिया में। इसमें जो अपने 5 भारतीय जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो 5 ये रहे। इन 5 का दर्शन कर लीजिए।
मतलब ये स्कूली शिक्षा के छात्र हैं, लगभग 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के हैं, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। देखिए भारत का झंडा भी लेकर ये खड़े हैं। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस नौकायान प्रशिक्षण पोत ने सेल बोस्टन 2026 के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया है? हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा जो प्रशिक्षण पोत है, मतलब एक बड़ा जहाज है जिसने, जो सेल बोस्टन है वहां पर जो 2026 के सेल बोस्टन का जो शुभारंभ हो रहा है उसके उपलक्ष्य में ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया है? आईएनएस सुदर्शन ने, आईएनएस तरंगिणी ने, आईएनएस विक्रम ने, या आईएनएस दुर्गा ने? बताइए तो किसने भाग लिया है? तो सुदर्शनी, मतलब जिसका दर्शन ही अच्छा हो वो कहां गई है? वो गई है ग्रैंड परेड में भाग लेने के लिए। याद रखना आईएनएस सुदर्शनी। और जानकारी देखें ये क्या है तो देख लीजिए, भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी न्यूयॉर्क में आयोजित सेल्स 250 समारोह में सफल भागीदारी के बाद 12 जुलाई 2026 को बोस्टन पहुंचा। मतलब एक बड़ा सा कोई जहाज था जो सेल्स था, वो 250 समारोह में उसने भाग ले लिया था। उसके बाद में वो वापस कहां जाता है? बोस्टन में जाता है। तो वहां पर बोस्टन में जाने पर वहां पर 12 जुलाई 2026 को पहुंचा। तो वहां पर जब उसका शुभारंभ किया गया था तो उसके उपलक्ष्य में आयोजित एक ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग किसने लिया था? अपना जो आईएनएस सुदर्शनी है उसने भाग लिया था। ये है भारत की क्या? ये है भारत की आईएनएस सुदर्शनी। देख लीजिए ये क्या है? भारत की आईएनएस सुदर्शनी, और इसने बोस्टन में जाकर इसमें भाग लिया है। देख लीजिए एक चीज और है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं वो चीजें लाता हूं जो पिछले दिनों की सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा है? मैंने कहा कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ लगाने की अगर बात करूं तो भारत से ऊपर कोई भी देश है नहीं है। कबाड़ से जुगाड़ कौन ही लगा सकता है? भारत ही लगा सकता है। तो जहाज रिसाइकलिंग मतलब जो जहाज के पुर्जे हैं उनको वापस सही करके दोबारा जहाज बना दिया जाता है, जहाज का रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। वो रिसाइकलिंग करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश अपना भारत है। कौन है सबसे बड़ा देश? भारत है। और विश्व में अगर मैं कहूं कि विश्व में अगर 100 जहाज, कितने? विश्व में अगर 100 जहाज रिसाइकल होते हैं तो उन 100 जहाजों में से लगभग 35 जहाज, 35.4 लिखा हुआ है लेकिन अपन मान लेते हैं कि लगभग 35 जहाज, लगभग कितने जहाज? 35 जहाज है वो भारत में रिसाइकल किए जाते हैं। और भारत में विशेष तौर पर कहां पर? भारत में विशेष तौर पर अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग जो यार्ड है गुजरात में, वहां पर यह भारत का सबसे बड़ा, यह अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है और यहां पर ज्यादा जहाजों का रिसाइकल किया जाता है। तो याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग करने वाला देश अपना देश भारत, जहां पर 35.4% इसकी विश्व में हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वर्षा की सीजन चल रही है, जो भी नेता इधर उधर जाता है तो एक पेड़ मां के नाम पर रोप के ही आ जाता है। मतलब जहां पर भी अगर कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की कोई उद्घाटन है, कोई समारोह है, वहां पर अगर अपने नेता जाते हैं तो वहां पर एक मस्त सा पौधा लगा के आ जाते हैं, एक पेड़ मां के नाम। अगर आपको भी मौका मिले आसपास में कहीं तो आप भी जरूर पर्यावरण संरक्षण में हिस्सेदारी निभाइए। वो कहते हैं ना कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जान। अगर सिर के बदले अगर एक रूख, अगर एक पेड़ बच जाता है तो वो सस्ता है। तो अगर आपके भी आसपास में कहीं खाली जमीन है और वहां पर आप चाहते हो कि पेड़ लगाओ तो जरूर एक पेड़ लगाइए। हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपको और आपके जितने भी आने वाली संतानें हैं उन सबको छाया प्रदान करेगा। तो हाल ही में भारत के किस लोकसभा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मैं आपको एक पौधा रोपने के लिए कह रहा हूं, कितना मामूली सा एक पौधा, लेकिन भारत का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 1 घंटे में 3.61 लाख मतलब 3.5 लाख से भी ज्यादा पौधों को रोप दिया गया। किस पद्धति से? मियावाकी। मियावाकी पद्धति में क्या किया जाता है? मियावाकी पद्धति में क्या किया जाता है कि मतलब पहले जमीन की जांच की जाती है जहां पर पौधे लगाने होते हैं, और फिर जांच की जाती है कि इस जमीन में ये पौधा अच्छी तरह डेवलप कर सकता है। तो फिर उस पौधे की ज्यादातर वो किसमें तैयार की जाती है? गमलों में वो पौधे तैयार किए जाते हैं। और फिर अपन जब पौधे लगाते हैं, एक पौधा लगाया यहां, ठीक है, कितना मस्त बनाया,
एक पौधा लगाते हैं इतना दूर यहां, लेकिन मियावाकी पद्धति में कहते हैं कि नहीं, पौधा दूर दूर मत लगाओ, एकदम जंगल टाइप पौधे लगाओ। मतलब एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, मतलब इस प्रकार के आसपास में जो पौधे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपनी मियावाकी पद्धति। याद रखना, मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति। तो उस मियावाकी पद्धति के तहत ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 3.61 लाख से अधिक पौधे रोपण कर गिनीज, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया है? जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, वायनाड लोकसभा क्षेत्र, या गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र? तो बात बता दूं गांधी जी की, किसकी बता दूं? गांधी जी की। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब इस मियावाकी पद्धति को लाने वाले कौन थे तो देख लीजिए, इसके बारे में भी जानकारी होगी कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधारोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बना दिया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। मियावाकी विधि जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक तकनीक है। किसके द्वारा? जापान के एक वनस्पति शास्त्री है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, नाम अलग है, अकीरा मियावाकी, खुद का नाम है मियावाकी, बोला पद्धति मेरी नाम की होगी मियावाकी पद्धति। क्या? मियावाकी पद्धति। इसमें बहुत कम जगह में देसी प्रजातियों के पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है। यह विधि पारंपरिक वनों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ती हैं और केवल 2 से 3 वर्ष में एक आत्मनिर्भर घना जंगल तैयार हो जाता है। मतलब जो बाकी पारंपरिक पौधे हैं उनसे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 2 से 3 सालों के अंदर जिस स्थान पर ये पौधे लगाए गए हैं वहां पर घना जंगल विकसित हो जाता है। तो याद रखना कहां पर लगाया गया है? गांधीनगर गुजरात में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो देख लीजिए, अगर आप भी मियावाकी पद्धति से पौधे लगाना चाहते हो, अगर आपके पास में खुली जमीन है तो वहां पर किस तरीके से, तो देखिए सबसे पहले मिट्टी को जांचा जाता है। क्या किया जाता है? पहले तो ये देख लीजिए, पहले इनका अध्ययन जरूरी, वरना ये नाराज हो जाएंगे कि मेरी पद्धति पढ़ रहे हैं और मेरा नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो ये है डॉक्टर अकीरा मियावाकी। कौन है ये? डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, जापान के है। सबसे पहले मिट्टी को जांच करिए। ऐसे नहीं है कि अपनी मिट्टी में तो या तो होंगे बुआड़े और या फिर नीमड़े या फिर खेजड़ी, और अपन ला रहे हैं आम का पौधा, खजूर का पौधा, अनार का पौधा, नारियल का पौधा। तो देखो ये विधि गलत है। तो इन्होंने मियावाकी जी ने कहा था कि सबसे पहले आप मिट्टी को जांचें, उसके बाद में जाने कि इस मिट्टी के अनुकूल कौन से पौधे उग सकते हैं और कौन से पौधे वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद में इस बीज का जो आपने पौधे को पसंद किया है उसको उगाइए। क्या करिए? उसको उगाइए, मतलब गमले की तरह। फिर एक 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें उसको डाल दीजिए। जब वो पौधा उग जाता है तो उसमें डाल दीजिए। फिर नर्सरी से निकालकर पौधों में जमीन में लगाएं। अरे मैंने पहले ही लगा दिए, लगाने यहां पर थे, यहां पर तो सिर्फ गड्ढा ही खोदना था, सॉरी अपन थोड़े फास्ट चल रहे हैं। 3 फीट गड्ढा खोदकर खाद डाले। उसके बाद में जो नर्सरी जहां पर आपने पौधे उत्पादित किए थे वहां से निकालकर पौधों को जमीन में लगाए और फिर पौधों की 3 साल देखभाल करें। फिर विकसित हो जाएगा आपका अपना घरेलू जंगल, जहां पर आप अपनी बकरियां चरा सकते हो, अपनी गाय भैंसों को चरा सकते हो। अगर नहीं पड़े तो याद रखना मियावाकी पद्धति, ज्यादा मात्रा में ले आना बकरियां और एक बढ़िया सा जंगल विकसित कर लेना और उसमें क्या चराना? बकरी है, गाय भैंस है, वो चराना। तो ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी आपके बड़े काम के, डॉक्टर अकीरा मियावाकी। अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग के साथ मिलकर मेघालय सरकार 13 से 14 जुलाई 2026 को शिलांग मेघालय में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? जो भारत सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जो मेघालय सरकार के साथ में मिलकर 13 और 14 जुलाई, मतलब कल और आज 2 दिन, 13-14 जुलाई 2026 को शिलांग मेघालय में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय क्या कर रहा है? 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बताइए
किसके साथ में? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ में, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में, या जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में, या आर्थिक मामलों के विभाग के साथ में? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायती विभाग है, लोक शिकायत विभाग है, वो किसके साथ में मिलकर? वो मेघालय सरकार के साथ में मिलकर। किसके साथ में मिलकर? मेघालय सरकार के साथ में मिलकर क्या कर रहा है? मेघालय सरकार के साथ में मिलकर 2 दिवसीय प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसके बारे में और जानकारी, थोड़ी एक चीज इंपॉर्टेंट और थी इसमें, वो देख लीजिए। मेघालय में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। एक चीज और है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन को अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। याद रखना, अगर ये पूछा जाए तो कंप्यूटर जरे सर आपने तो ये पढ़ा ही नहीं था, आपने तो ये पढ़ाया था अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर। सेम ही ये अंग्रेजी में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर आयोजित होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। कहां पर? शिलांग मेघालय में 13 और 14 जुलाई, मतलब आज और कल हो गया। आज अगर आप सम्मेलन में भाग लेना चाहते हो तो आज जा सकते हो, कई कल चले गए थे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था जो कहां पर? शिलांग मेघालय में आयोजित हो रहा है। ये देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, वेन्यू शिलोंग मेघालय 13 से 14 जुलाई 2026 के बीच में। ये श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उधर आगे हैं श्री कोनराड के संगमा। इतना आगे मत जा रहे, हाँ यही था ना, यही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा लो कि हाल ही में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैप शूटर कौन बनी है? इससे पहले किसी भारतीय महिला ने सॉरी किसी भारतीय महिला ने जो महिला ट्रैप स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो हाल ही में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लखेरा, नीरू डांडा, शांति गौतम या दृष्टि माल? बताइए, अवनी लखेरा, नीरू डांडा या फिर शांति गौतम या फिर दृष्टि माल? बताइए कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? नीरू डांडा। कौन है? नीरू डांडा। तो याद रखना, इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि भारत के लिए गर्व का पल है और पहली बार ये किसी ने स्वर्ण पदक जीता है तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, नीरू डांडा। देख लीजिए, ये है नीरू डांडा, भारतीय निशानेबाज नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में 27 का स्कोर बनाकर, मतलब 30 शॉट थे उसमें से 27 एकदम ठड़ाक देना, एकदम निशाने पड़े, स्कोर बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला ट्रैप शूटर बन गई है। यह है महिला कौन? नीरू डांडा। याद रखना इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया, याद रखना फॉर्च्यून है, फॉर्च्यूनर मत बोल देना क्योंकि गाड़ियों का थोड़ा क्रेज चल रहा है, ऐसे नहीं कि फॉर्च्यूनर इंडिया नहीं, अपने फॉर्च्यून तक ही है। अगर पढ़ोगे तो फिर इसके आगे क्या लगा देंगे? रे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रे लगा देंगे, वरना अपने हाथ में रहेगा सिर्फ फॉर्च्यून का डब्बा। अगर पढ़ोगे तो आगे लगा देंगे रे और लेके आ जाएंगे फॉर्च्यूनर, तब तक फॉर्च्यून ही ठीक है। तो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी की गई 2026 की मोस्ट पावरफुल वुमेन में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जो अपना फॉर्च्यून इंडिया है उसने अलग अलग जगह पर जाकर देखा कि भारत की सबसे मजबूत महिला, सबसे पावरफुल महिला कौन सी है। तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में आया कि यार जिस घर में जाए जहां पर पावरफुल तो महिलाएं मिलती है,
अब पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे किसको लाएं? क्योंकि महिलाएं तो पावरफुल ही है। लेकिन फिर अलग अलग क्षेत्रों में देखा कि उद्योगों के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्रों में कितना क्या योगदान दे रही है महिलाएं, उस हिसाब से जब उनको बांटना प्रारंभ किया तो जो मोस्ट पावरफुल वुमेन है उसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो किसे? नीता अंबानी को, रोशनी डाडर मल्होत्रा को, रेड्डी सिस्टर्स को या भारती देशमुख को? तो वो जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है नीता अंबानी को। जब तक नीता अंबानी है, जब तक अंबानी परिवार है, तब पावरफुल कौन हो जाए? तो कौन? नीता अंबानी। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी की गई 2026 की मोस्ट पावरफुल वुमेन में प्रथम स्थान इन्होंने क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। देख लीजिए, फॉर्च्यून इंडिया ने 2026 की मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची जारी कर दी है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का पहला स्थान मिला है। यह सम्मान उन्हें उनके व्यापक नेतृत्व और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया, इसके कारण उनको यह सम्मान दिया गया। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा 2026 की इस सूची में शामिल शीर्ष महिलाएं कौन कौन सी है? तो देख लीजिए, और महिलाएं कौन कौन सी है जो नीता अंबानी से थोड़ी सी कम पावरफुल है। नीता अंबानी चेयरपर्सन रिलायंस फाउंडेशन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है रोशनी नाडर मल्होत्रा, यह चेयरपर्सन है HCL टेक की। फिर है रेड्डी सिस्टर्स, यह शोभा कामिनेनी, संगीता रेड्डी, प्रीता रेड्डी, सुनीता रेड्डी, प्रोमोटर्स अपोलो हॉस्पिटल की है। यह भारत की क्या है? पावरफुल महिलाओं के अंतर्गत आती है। नीता अंबानी, रोशनी डाडर मल्होत्रा और जो रेड्डी सिस्टर्स है वो किसने जारी की है? फॉर्च्यून इंडिया ने 2026 की अपनी जो लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, ये है नीता अंबानी। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 नीता अंबानी बनी भारत की सबसे पावरफुल वुमेन। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ग्रामीण विकास में बड़ा योगदान दिया। 10 करोड़ प्लस लोगों के जीवन को इन्होंने प्रभावित किया और AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की ऑफ द सिटी से ये सम्मानित हो चुकी है। तो ये है अपने नीता अंबानी। कौन है अपने नीता अंबानी? एक उससे पहले अपने राजस्थान के लिए गर्व का पल और आया था कि जो टाइम आउट है उसने हाल ही में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची जारी की थी। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहर, कि कौन से दुनिया के ऐसे 10 सबसे खुशहाल शहर हैं। तो उन्होंने जब उसकी लिस्ट बना रहे थे और जब अपन ने लिस्ट को पढ़ा तो उसमें पहला नाम किसका था? बाथ शहर है। पहला नाम बाथ शहर यूके का, उसका दूसरा नाम है पनामा सिटी जापान, उसका तीसरा स्थान है वो ग्वाडलजार मैक्सिको का, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवें स्थान। लेकिन जब छठे स्थान पर गया तब आया अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम आया। तो मेरा मन क्या हो गया? मेरा मन गदगद हो गया, मेरा मन फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि उस लिस्ट में राजस्थान के जयपुर का नाम है। लेकिन इससे और इंपॉर्टेंट चीज तब निकल कर आई कि भारत का कोई ऐसा शहर नहीं था जो जयपुर से ज्यादा खुशहाल हो, मतलब जो चौथे या पांचवें नंबर पर हो। 3 स्थानों पर तो ये हो गए, छठे स्थान पर ये हो गए, चौथे पांचवें स्थान पर भारत का कोई शहर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर दुनिया के 10 सबसे खुशहाल जो शहर है उसमें भारत का एकमात्र शहर कौन सा था? भारत का एकमात्र शहर था वो अपना जयपुर था। कौन सा था? अरे जयपुर वालों अपने पे गर्व करो। अगर आप कहीं पे जयपुर में रह रहे हो तो मतलब आप मानिए कि आप भारत के सबसे खुशहाल शहर में क्या कर रहे हो? अपना जीवन यापन कर रहे हो। जब उन्होंने टाइम आउट ने सूची जारी की तो उसमें अपना जो जयपुर शहर है उसे छठा स्थान मिला। इससे ऊपर भारत का कोई शहर नहीं था। भारत का सबसे खुशहाल शहर जयपुर, जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो? निवास कर रहे हो। तो अपने पे गर्व करो, अपने देश पे, अपने राज्य पे और जयपुर पे क्या करो? गर्व करो। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, हाल ही में जो इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान है वहां पर क्या चल रहा है? टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। किसका? महिलाओं का। पहली बार महिलाओं का टेस्ट क्रिकेट लॉर्ड्स मैदान पर हो रहा है, याद रखना, पहली बार। किसके बीच में? इंग्लैंड और भारत के बीच में। प्रश्न ये है कि लॉर्ड्स के जो ऐतिहासिक मैदान है उस पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उस लॉर्ड्स के मैदान पर एक महिला खिलाड़ी ने क्या लगा दिया है? शतक लगा दिया है। अब लड़की है, उनको पता ही नहीं है कि सर शतक क्या है। तो याद रख लेना, जो 50 रन बनाती है, कितने? 50 रन बनाती है उसे अर्धशतक, और जो 100 रन बनाती है वो क्या है? उसे शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। 50 रन अर्धशतक, 100 रन शतक। तो
100 रन बनाने वाली मतलब शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी? बेथ मुनी, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया या दीप्ति शर्मा? बेथ मुनी का नाम सुना होगा, जब ऑस्ट्रेलिया क्या ले गई, T20 वर्ल्ड कप ले गई, उस समय आईसीसी ने जो महिला T20 की रैंकिंग जारी की थी सर, उसमें पहला नंबर किसका था? आईसीसी ने क्या जारी की थी? महिला T20 की रैंकिंग। आईसीसी ने जब महिला की T20 रैंकिंग जारी की थी, उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? उसमें प्रथम स्थान पर थी बेथ मुनी। कौन थी? प्रथम स्थान पर बेथ मुनी थी। किसमें? प्लेयर में, बैटिंग में, प्लेयर में। अगर गेंदबाजी में देखें तो गेंदबाजी में जो आईसीसी की महिला T20 की जो गेंदबाजी की रैंकिंग थी, वो अपने भारत के लिए गर्व वाला पल था, क्योंकि इसमें भारत की एक स्पिनर थी जो बॉल को एकदम गिराते ही बॉल घूम जाती, उसे बोलते हैं स्पिनर। तो एक गेंदबाजी में एक भारत की स्पिनर थी जिसका नाम था श्री चरणी। क्या नाम था? श्री चरणी। उनके चरण है वो छूने लायक है, क्योंकि श्री चरणी है वो गेंदबाजी में आईसीसी महिला T20 में प्रथम स्थान पर है। और रैंकिंग में महिला बल्लेबाजी में कौन है? अपने बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया के। प्रश्न थोड़ा चेंज था। टेस्ट में शतक लगाने वाली कौन है लॉर्ड्स में? तो वो अपनी यास्तिका भाटिया। कौन है? यास्तिका भाटिया। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कीपर है, मतलब विकेट के पीछे बॉल को पकड़ने का काम करती है। यास्तिका भाटिया, यास्तिका भाटिया ये क्या है? लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। और याद रखना ये कहां की है? ये अपने भारत की है। तो फिर भारत के लिए एक गर्व का विषय आ गया। यह है यास्तिका भाटिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भारत की यास्तिका भाटिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में 113 रनों की शानदार पारी खेलकर यह इतिहास रचा और प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया है। ये कौन है? ये यास्तिका भाटिया है। लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। ऐसा नहीं है कि भारत की पहली खिलाड़ी, उस लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली यह विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है और मैं उसका बेसब्री से क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं। मतलब अभी तक मुझे बहुत जिंदगी जीनी है, बहुत क्रिकेट खेलना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जीरो डंप साइट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है? जीरो डंप साइट। जीरो डंप साइट मतलब जितने भी डंप साइट है उनको एकदम क्लियर करना है, साफ करना है। उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 है, उसके तहत भारत सरकार ने एक क्या चलाया है? एक प्रोग्राम चलाया है। आपको बताना है कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है? डंप साइट रेमेडिएशन एक्सलरेटर प्रोग्राम, या क्लियर डंप साइट प्रोग्राम, या डिस्ट्रिक्ट डंप मैनेज प्रोग्राम, या ऑल डंप फार फ्रॉम सिटी प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम है? डंप साइट रेमेडिएशन एक्सलरेटर प्रोग्राम, क्लियर डंप साइट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट डंप मैनेज प्रोग्राम, या ऑल डंप फार फ्रॉम सिटी प्रोग्राम? तो जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है डंप यार्ड को क्लियर करने के लिए, उसका नाम है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सलरेटर प्रोग्राम। याद रखना प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कचरे का निस्तारण करने वाला प्रोग्राम है। डंप साइट रेमेडिएशन एक्सलरेटर प्रोग्राम स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत, जीरो डंप साइट के तहत, ये जीरो डंप साइट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बारे में देख लीजिए। केंद्र सरकार भारत को जीरो डंप साइट बनाने के लिए DRAP नामक कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत 214 उच्च प्रभाव वाले कचरा स्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है। बायो माइनिंग तकनीक के जरिए कचरे को अलग करके सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। मतलब कचरे को अलग अलग भागों में बांट जा रहा है, कई पॉलीथीन है, कई अन्य कचरा है, तो उनका अलग अलग उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान सरकार, ये इंपोर्टेंट याद रख लेना, याद रखना मेरे भूलो ठालो, ये याद रख लेना कि राजस्थान सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 152 नगरीय निकायों में 310 करोड़ का जीरो डंप साइट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर प्रश्न पूछे कितने नगरीय निकायों में, राजस्थान सरकार ने 152 नगर निकायों में 310, कितने? 310 करोड़ रुपए का जीरो डंप साइट प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 75 लाख घन मीटर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करना। कितने कचरे का? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो लक्ष्य रखा गया है उसके तहत कितने घन मीटर कचरे का निस्तारण
निस्तारण किया जाएगा? तो याद रखना 75 लाख घन मीटर कचरे का निस्तारण किया जाएगा। एक चीज और है कि जो लखनऊ नगर निगम है उसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। उत्तर लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। क्या बन गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? अपना लखनऊ बन गया है। ये देख लीजिए डंप साइट को खाली किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले तो बायो माइनिंग, इसमें क्या किया जाता है कि पुराने कचरों को, कचरे की खुदाई कर उसे प्रोसेस किया जाता है। पुराने कचरा है उसको खुदाई करके उसका प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका पुनर्चक्रण किया जाता है, रिसाइकल। किस प्रकार? जो प्लास्टिक है, धातु है और जो अन्य उपयोगी चीजें हैं उनको अलग अलग किया जाता है। प्लास्टिक को अलग, धातु को अलग, अन्य उपयोगी चीजों को अलग किया जाता है। और फिर आरडीएफ चरण, जो कचरा बचता है उससे ईंधन बनाया जाता है और जो बाकी चीजें उससे ईंधन बनाया जाता है, कईयों से सड़क निर्माण में का उपयोग में लिया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि डंप साइट को खाली करने के चरण कौन से हैं? बायो माइनिंग, पुनर्चक्रण, आरडीएफ। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। बायो माइनिंग, खुदाई, पुनर्चक्रण और लास्ट में आरडीएफ, मतलब उसका ईंधन बनाया जाता है। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में विद्युत मांग का सटीक आकलन करने और नेटवर्क की बेहतर योजना के लिए किस विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? राजस्थान का वह कौन सा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है जिसके द्वारा एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? अब ये डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है, एआई क्या है? मतलब इसमें जितनी मांग होती है विद्युत की जिस क्षेत्र में, उसके आधार पर उसकी आपूर्ति करवाई जाती है। मतलब मांग का पहले ही पता लगा लिया जाता है। तो किसके द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा, जयपुर, कोटा या बीकानेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना अजमेर है, कौन सा? जो अपना अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, कौन सा? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा एआई और डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जा रहा है। देख लीजिए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, ये तो सारी जानकारी अपन ने पढ़ ली थी। इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली की मांग का सटीक अनुमान लगाना, बिजली की कितनी मांग है क्षेत्र में उसका अनुमान लगाना, पावर ट्रिपिंग कम करना, मतलब जो पावर कभी कभार कम ज्यादा होती है ना, अपन कहते हैं झपाझप करे, तो उसको कम करना, और निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, मतलब बिना कोई बाधा के बिजली सीधी लोगों के घरों में जो डिवाइस लगे वहां तक पहुंच जाए। तकनीक क्या है? तो इसमें पूरे बिजली वितरण नेटवर्क की एक वर्चुअल प्रतिकृति बनाई जाती है जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों की प्लानिंग होती है। वो क्या होती है? भविष्य की जो ऊर्जा जरूरतों की प्लानिंग होती है वो आसान हो जाती है। तो ये याद रखना, किसके द्वारा? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा यह शुरू की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना का क्वेश्चन है। किसका है? पंचगौरव योजना का क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना के तहत जालोर जिले का प्रमुख खेल कौन सा है? ऐसा कौन सा खेल है जो जालोर जिले का प्रमुख खेल है पंचगौरव योजना के तहत? मतलब पंचगौरव योजना में जालोर जिले से कौन से खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा? बॉक्सिंग को, क्रिकेट को, कबड्डी को, हॉकी को? बताइए भाई जालोर जिले वासियों, आपको कौन सा खेल पसंद है? बॉक्सिंग, लड़ाई बड़ाई, या फिर क्रिकेट छक्के चौके, या फिर कबड्डी? अच्छा कबड्डी या फिर हॉकी? देखो हॉकी तो सर कोई टांगा मत लागे, हाथ टूटे, पग टूटे, कोई दो पोहेर में लागे, वो नहीं चक्कर पड़िए, तो सर हॉकी तो है कोई। सर बॉक्सिंग, क्रिकेट और कबड्डी में से अब सरकार ने जो माना है ना वो जालोर वालों आपके लिए माना है बॉक्सिंग। किसको माना है? बॉक्सिंग। वो कह रहे हैं कि जालोर जिले में हम जो बॉक्सिंग गेम है, जालोर वाले थोड़े लड़ाई टंटा ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको क्या सिखाएंगे? बॉक्सिंग सिखाएंगे। तो जालोर जिले का जो प्रमुख पंचगौरव योजना के तहत जो खेल चुना गया है वो बॉक्सिंग को चुना गया है। किसको चुना गया? जालोर जिले वासियों आपके लिए बॉक्सिंग खेल को चुन लिया गया है, आपकी इच्छा के अनुरूप चुना गया है। अगला देखिए, एक पर्यटन स्थल जालोर का सुंदा माता पर्वत, जो पहाड़ों पर स्थित माता का मंदिर है और पर्यटन स्थल है, सही है। एक उत्पाद में ग्रेनाइट उद्योग है, एक उपज मतलब खेती में अनार की खेती है, एक खेल में आपके लिए बॉक्सिंग है, और एक वनस्पति की प्रजाति में आपके लिए जाल या पीलू का पेड़ है वो है। तो ये अपने थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 14 जुलाई को। आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी क्लास पसंद आई होगी और आप
विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपनी क्लास तक पहुंचे, क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसने लोगों पर इतनी पकड़ बना ली है, इतना जबरदस्त लोगों को पकड़ लिया है कि कोई 4 या 5 मिनट से ज्यादा उसको छोड़ नहीं पाता। व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, एक बार फोन रख दिया, 2 मिनट बाद में फिर देखना, फिर रखना, फिर देखना, मतलब ये प्रक्रिया चलती रही है। अब इसमें मुख्य प्रॉब्लम तब आती है कि आज मैंने किसी की एक व्हाट्सएप पर पोस्ट पढ़ी थी, बहुत अच्छी पोस्ट थी, कि विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया क्रिएटर होते हैं वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के अपने वीडियो डालते हैं और यही चीज अपन को दिखाई जाती है उनके द्वारा जो उनकी जिंदगी की सबसे बेहतर होती है। मतलब जो पल वो सबसे बेहतरीन पल जीते हैं उस पल को अपने सामने वो बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वो जब हंसते खेलते हो या एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हो या विभिन्न प्रकार के वो घूमने जाते हो, अलग अलग प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो एकदम सकारात्मक हो, वो चीजें वो अपन को दिखाते हैं। और वो चीजें कितने सेकंड में, वो मात्र और मात्र अपन को 30 सेकंड में या 60 सेकंड में दिखाने का प्रयास करते हैं। और अपन गलती कहां करते हैं कि जब अपन उस रील को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो अपन सोचते हैं कि अगर देखा जाए तो इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है जो रील बना रहे हैं, ये देखो कितने खुशहाली से जीवन यापन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। विशेषकर अगर रील देखे पति पत्नी की तो दोनों डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आखिरकार हमारे बीच में इतनी लड़ाई क्यों है, हमारे बीच में मेल मिलाप क्यों है, हमारी जिंदगी में इतना टकराव क्यों है। मतलब वो डिप्रेशन में कब आते हैं? जब वो उन रील को देखते हैं, जब वो उसकी तुलना अपने जीवन से करने लगते हैं, तो वो डिप्रेशन की गहराइयों में चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया को पूर्णतः सत्य मत मानिए। वो सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जो चीज आपको पसंद है, वो अपने जीवन की सच्चाई नहीं दिखाते। वो सिर्फ 60 सेकंड का वो समय दिखाते हैं जब वो आप तक या आपको खुश करने के लिए, अपने लाइक शेयर पाने के लिए वो उस प्रकार का कंटेंट तैयार करते हैं। तो उस कंटेंट को कभी भी अपने जीवन से मत जोड़िए, क्योंकि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको अलग अलग तरह के विचार आते हैं, हर व्यक्ति के बीच में लड़ाई होती है, उसके कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में समस्या ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती है, चाहे वो कंटेंट किसी भी तरह का तैयार कर रहा हो, लेकिन उसे भी अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप उन कंटेंट को देखकर खुद को दबाव में या खुद को शर्मिंदगी महसूस मत होने दीजिए, क्योंकि वो चीजें सिर्फ वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपने शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।